फर्स्ट न्यूज है पीएम मोदी डेडिकेटेड द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू द नेशन इन चंडीगढ़। ठीक है, ये नेशन को 3 लॉज नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे? चंडीगढ़ में आ गया। अभी आपको पता होगा लास्ट वीक मोदी जी आए थे चंडीगढ़, उनके साथ अमित शाह भी आए थे। ठीक है, तो 3 नए लॉज कौन से जो लास्ट ईयर आए थे, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को अमेंडमेंट करके इनका नाम चेंज कर दिया गया था। आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड जो है वो सजा बताता है, क्या सजा मिलेगी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उस सजा का प्रोसीजर बताता है कि कैसे मिलेगी, क्या सजा मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये ब्रिटिश टाइम के लॉज थे और नाम जो है वो भी ब्रिटिश टाइम का, ये 1850 60s में आए थे ये लॉज। लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले इनको कॉडिफाई किया था ब्रिटेन टाइम में। तो उसका भी नाम चेंज किया गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सख्या अधिनियम। ये 3 लॉज है। ठीक है, इनको अब देखो, एक होता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आती है, उसके बाद फिर उसको अप्लाई किया जाता है लॉ को। ठीक है, लास्ट ईयर पास तो हो गया था, लास्ट ईयर इसी ईयर पास हो गया था, लेकिन अब इसको फाइनली अप्लाई कर दिया, नेशन को दे दिया। अब से जो सजा मिला करेगी वो थ्रू आईपीसी या सीआरपीसी नहीं मिला करेगी, इनके थ्रू मिला करेगी। जो जुडिशरी है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो ये तीनों अप्लाई हो गए, ये याद रखना। नेक्स्ट, JGU, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलके इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है वो बनाया है। कहां पे? ये जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पे? सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, वहां पे। तो ये जो म्यूजियम है, इसमें हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, 3D इमेजेस को यूज करके एक मतलब शोकेस वगैरह किया जाता है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे बना, क्या जर्नी रही कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही है, उसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो वो सारी चीजों को दिखाया गया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये सब कुछ। बस ये याद रखना आपने, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। ठीक है, कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय ओम बिरला। कौन है ओम बिरला? स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, तो राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन। कौन है राज्यसभा का चेयरमैन? अमनदीप। पता है किसी को राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? किसी को नहीं पता? हाँ जी, तान्या। वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय डिफॉल्ट। राज्यसभा ऑफ चेयरमैन की कोई इलेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमें पता होने चाहिए सारे। इसके लिए मोदी जी एक स्कीम भी लेके आए हैं कि जो यूथ है उनको हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के साथ एम्पावर करें। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें ये सारी चीजें बताई हुई हैं। शोकेस एडवांस टेक्नोलॉजी, AI powered interactive experiences, 3D installation and modern displays as its main attraction. The visitor can experience 360-degree view on pre-independence India, learning about journey that led to the drafting of constitution. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। 4th इंडो मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। कहां पे हुई है ये? मलेशिया में ही हुई है। विद इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी कमेंस्ड एट बेंटोंग कैंप इन पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू अंटिल 15 दिसंबर तक। मलेशिया कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। ठीक है, ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन ही है। तो हीरामाऊ शक्ति विद मलेशिया। नेक्स्ट इज इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $98 मिलियन का एक अग्रीमेंट टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर मींस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फूड क्रॉप्स भी। तो इसमें हमारा इंडिया का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया जिसमें टॉप पे है, जैसे कि जूट में टॉप पे है, पल्सेस में टॉप पे है, ऑयल सीज में टॉप पे है, शुगर प्रोड्यूस करने में टॉप पे है। शुगर केन में टॉप पे नहीं है। शुगर केन में जो है वो कौन सी कंट्री टॉप पे है? ब्राजील में। शुगर में इंडिया जो है वो टॉप पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें सारे एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 8th नंबर पे आता है।
टॉप 10 में तो आता ही है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो उसके लिए ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक अग्रीमेंट है कि इतना पैसा जो हम इंडिया में हमारा हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए लगाएंगे। हॉर्टिकल्चर जो है मोस्टली हिमालयन स्टेट्स में, दूसरी तरफ हिमालयन स्टेट्स में डिजास्टर्स भी बहुत है, ठीक है। तो हम ऐसे डिजास्टर रेजिलियंस के प्रोजेक्ट्स लगाएं जिससे डिजास्टर का इफेक्ट प्रिवेंट करें और अपना हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसको एक्सपैंड करें। जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, यहाँ पे ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, फूड क्रॉप्स नहीं है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो उसके लिए तो इसमें लगेगा क्या, द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर भारत क्लीन प्लांट प्रोग्राम विच फोकस ऑन इंप्रूविंग प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट. It aims to establish at least 6 clean plant centers. These centers will be equipped with advanced laboratories for disease diagnosis, staffed with trained experts to enhance plant health management, disease-free foundation materials. ये सारी चीजें, क्योंकि डिजीजेस जो है, जो प्लांट्स में डिजीज आती हैं, ये अक्सर नर्सरीज वगैरह से ही फैलती है। लास्ट ईयर टोमेटो के प्राइसेस बहुत राइज कर गए थे, 150 रुपए किलो टमाटर हो गया था। ज्यादा हो गया था, 400 हो गया था। क्यों हुआ था? प्रोडक्शन कम थी। क्यों कम थी प्रोडक्शन? यील्ड कम हुई थी क्योंकि एक डिजीज फैल गई थी, एक वायरस फैल गया था टोमेटोज में, टोमेटो मोजेक वायरस, टीएमवी, ठीक है। तो उन्हीं सारी डिजीजेस को हम कंट्रोल करें इन लैब्स में। और वो डिजीज फैलता कैसे? ह्यूमन टच से, नर्सरीज में, ठीक है, जहां पे ये सीड्स जो है फार्मर्स को सप्लाई किए जाते हैं उनसे। नेक्स्ट, नासा स्विम रोबोट टू एक्सप्लोर ओशन वर्ल्ड्स. NASA announced the development of underwater robots capable of exploring the depth of our solar system's ocean waters. The mission called Sensing with Independent Micro Swimmers. ठीक है, तो कहां पे? ओशन में। कहां के ओशंस में? सोलर सिस्टम के ओशंस में, सिर्फ अर्थ के ओशंस में नहीं, ठीक है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जहां पे भी वाटर प्रेजेंट है, उन सारे वाटर्स में डीप सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये नासा का एक स्विम मिशन है, जो सैटेलाइट्स के थ्रू एक मतलब एक कैप्सूल सा बनेगा, जिसको हम इंडिया में हम वैसे कैप्सूल बना रहे हैं, उसको समुद्रयान बोलते हैं, ठीक है, जो कि डीप वाटर में जाके एक्सप्लोर करेगा वाटर लाइफ को, कि वाटर के अंदर कैसा मरीन इकोसिस्टम है, वाटर के अंदर कैसी एक्वेटिक लाइफ है, कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, उन सारी चीजों को लेके। तो इससे बहुत अलग अलग तरह के हमें रिसर्चेस के बारे में पता लगेगा, डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में पता लगेगा एक्सप्लोरेशन के लिए। ओशन वर्ल्ड का बेसिकली हम इसमें टेस्ट्स करेंगे, ठीक है। सो स्विमिंग रोबोट्स नोन एज इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स कुड एक्सप्लोर द हैबिटेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो वाटर बॉडीज है, क्या वो हैबिटेबल है? हैबिटेबल मतलब वहां पे क्या लाइफ पॉसिबल है ओशंस के बीच में, वो सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। स्लेवरी में बड़ा कुछ आ जाता है, जैसे कि फोर्स लेबर है, चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड मैरिज है, बहुत कुछ है, जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, तो उसके खिलाफ एक डे 2 दिसंबर. नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाते हैं हम। क्यों? 2 और 3 दिसंबर 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड्स कॉर्पोरेशन की एक प्लांट था, वहां से गैस लीक हुई थी। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कौन सी? मीथेन नहीं, बताओ जो ऑनलाइन बच्चे, अगर किसी को आइडिया है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? यूनियन कार्बाइड्स तो कंपनी का नाम था, कार्बाइड गैस नहीं थी, मीथेन भी नहीं थी, दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये याद कर लो, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये लीक हुई थी। 45 tons of hazardous gas methyl isocyanate as well as several other poisonous gases leaked from pesticide plant in Union Carbide Limited in Bhopal 2 और 3 दिसंबर 1984 में। तो इसलिए इस डे को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं हर साल, ठीक है। और ये इंडिया की कंपनी नहीं थी, अमेरिका की कंपनी थी, और उसने वो
मतलब वो क्लेम लेने से मना कर दिया था। इसके ऊपर एक सीरीज भी तो आई थी, कौन सी? हाँ जी, एक नेटफ्लिक्स पे आई थी, रेलवे मैन, इसके ऊपर अगर आपने किसी ने देखी हो तो। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए आगे हम एक और न्यूज पढ़ेंगे, तो उसके लिए दिन अडॉप्ट किया गया है 3 दिसंबर का। सौगम्या भारत अभियान कंप्लीटेड 9 years ऑफ एडवांसिंग एक्सेसिबिलिटी टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सौगम्या भारत अभियान किसके लिए है? पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये हमारी स्कीम है, जिसको भी 9 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप जैसे देखो, पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक एरियाज में अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाओ तो व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी है, आप बस स्टैंड पे जा रहे तो यहाँ रैंप्स बने होते हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो भी लिफ्ट्स लगी होती हैं या एलिवेटर्स लगे होते हैं, कि वो हम हर एक एरिया को एक पर्सन फ्रेंडली बनाए, एक्सेसिबल बनाए। उसके लिए आईटी में भी हमारे पास अब जैसे वॉइस का ऑप्शन है, अगर कोई देख नहीं सकता, ठीक है, वो टाइप नहीं कर सकता, तो उसके लिए वॉइस असिस्टेंस है, ये सीरी सूरी जो सब कुछ है, एलेक्सा वगैरह, तो ये यही सारी चीजों को एक्सेसिबिलिटी के लिए ये सारी चीजों में 3 डोमेन्स, देयर आर 3 डोमेन्स: बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम फॉर पीडब्ल्यूडी वर्कर्स। तो ये हमने पहले शायद इस पे पढ़ा भी था, पीआईबी में भी पढ़ा था हमने, ये कितनी बिल्डिंग्स, कितने रेलवे स्टेशन, कितने एयरपोर्ट्स यूजर फ्रेंडली बने। नेक्स्ट इज गुजरात ट्रेडिशनल घड़चोला साड़ी रिसीव्स जीआई टैग। तान्या क्या होता है जीआई टैग? नहीं। हाँ जी अंकिता, पता नहीं। फ्रेंड्स? नहीं। फ्रेंड? हाँ जी। ग्राफिक क्या? जीआई टैग ग्राफिक इंडिजीनियस इंडिकेशन, ग्राफिक इंडिकेशन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ग्राफिक इंडिकेशन? कहाँ लिखा है ग्राफिक इंडिकेशन? तब पढ़ो ध्यान से, ग्राफिकल कहाँ लिखा है? हाँ जी, आपको पता है जीआई टैग? हिमाचल से सारे, हिमाचल में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? पता है कोई हिमाचल का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है? यही नहीं पता जीआई टैग क्या होता है? हाँ जी बताओ। जैसे हिमाचल में कुल्लू कैप है, ठीक है, या कुल्लू शॉल है, या चंबा चप्पल है, या एक चुल्ली ऑयल है, जो भी लोग इनको बना रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए तो वो कोई और नहीं बना सकता। जैसे आपकी एक हिमाचल में कंपनी है बुटीको, सुना है? बुटीको, उस वही कंपनी बनाती है कुल्लू शॉल्स, और कोई नहीं बना सकता क्योंकि कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, सरकार देती है। जो लोग बना रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज्यादा लोग बनाएंगे तो जिन लोगों ने ओरिजिनली बनाया, जो लोग शुरू से बना रहे हैं, उनका राइट तो खत्म हो गया ना, कॉपीराइट दे दिया ना उनको। जैसे पंजाब में जो लोग बासमती राइस उगाते हैं, सिर्फ वही लोग उगा सकते हैं बासमती राइस, क्योंकि पंजाब में बासमती राइस को जीआई टैग है। कश्मीर की पश्मीना शॉल, उसको जीआई टैग है। कश्मीर का सैफरन, केसर, उसको जीआई टैग है। ठीक है, तो ऐसे ही ये गुजरात की साड़ी, अब जो आर्टिस्ट ये घरचोला साड़ी बनाते हैं, अब सिर्फ वही बना सकते हैं, मैं जाके घरचोला साड़ी नहीं बना सकता कल को, क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है, क्योंकि उनका कॉपीराइट है इसके ऊपर। कॉपीराइट का मतलब, मान लो आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने कोई गाड़ी डिजाइन की, तो सरकार ने या गवर्नमेंट ने आपको कॉपीराइट दे दिया, वो डिजाइन कोई और चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो डिजाइन बनाया अपनी इंटेलेक्ट से। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो मेरा इंटेलेक्ट है वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, मैंने कुछ भी बनाया, एनीथिंग, मैंने कोई गाना बनाया, यूट्यूब पे अगर आप अपनी कोई वीडियो डाल के पीछे गाना लगा दो तो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि वो गाना किसी और का है, जब तक आप उसको क्रेडिट्स ना दो, आपको नीचे मेंशन करना पड़ता है। अगर आपने कोई बुक लिखी है और आपने कोई चीज कहीं से कॉपी की, तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। इसलिए आप देखो जितनी बुक्स होती हैं उसके पीछे एक बिब्लियोग्राफी होता है, ये रेफरेंसेस,
कि हमने ये रेफरेंसेस कहां से लिए, आपको मेंशन करना पड़ता है कि मेरा ओरिजिनल नहीं है, मैंने ये चीज यहां से ली है, ठीक है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बड़ा कुछ आ जाता है, पेटेंट, रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क और जीआई टैग, ये भी आईपीआर का पार्ट है, ठीक है। तो जिस भी प्रोडक्ट को मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी स्टेट से, ज्यादातर स्टेट्स पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी हमने कुछ मंथ्स पहले पढ़ा था आंध्र प्रदेश की तिरंगा बर्फी, पढ़ा था, याद है? एक तिरंगा बर्फी है, उसको जीआई टैग मिला। वो तिरंगा बर्फी जो है 1942 की जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, तो उस टाइम पे वहां के कुछ लोकल स्वीट शॉप ओनर्स ने ये तिरंगा बर्फी स्टार्ट की थी इंडिया का फ्लैग प्रमोट करने के लिए, 3 रंग की बर्फी, उसको अभी जीआई टैग मिला। जो बना रहे हैं बस वही बना रहे हैं, और कोई नहीं बना सकता वो तिरंगा बर्फी, ठीक है, समझ आया? तो चेन्नई बेस्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री has granted the prestigious GI tag to Gujarat's Ghadchola traditional sari worn during weddings. This is Gujarat's 27 GI tags with 23 of them recognized handicrafts. GI tag from Ghadchola was presented during the GI and beyond विरासत से विकास तक, ये आगे हम पढ़ेंगे। एक समिट हुई है विरासत से विकास तक, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए। हमने अभी परसों पीआईबी में पढ़ा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे अलग अलग तरह की ऐसी कल्चरल या टेक्सटाइल्स हैं या फर्नीचर्स हैं या बहुत अलग अलग तरह की चीजें जिसको जीआई टैग देके प्रोटेक्ट किया गया। उससे क्या आता है? इकोनॉमिक एनहांसमेंट आती है। साथ में अभी कांगड़ा टी को भी जीआई टैग मिला, इंटरनेशनल लेवल का जीआई टैग है। जो कांगड़ा में जिस वैरायटी की टी ग्रो हो रही है वो कोई और ग्रो नहीं कर सकता, और जीआई टैग मिलने के बाद आप डायरेक्ट ग्लोब एक्सपोर्ट कर सकते हो। कांगड़ा टी को लास्ट ईयर यूके एक्सपोर्ट किया गया पहली बार, यूके तक। कोई और वैरायटी को भी कर सकते थे, नीलगिरी में है, आसाम में है, लेकिन नहीं सिर्फ कांगड़ा को। क्यों? क्योंकि उसके पास जीआई टैग है। नहीं, इंडिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और साथ में एक और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ये कॉमर्स इंडस्ट्री की मिलके एक स्कीम थी, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में से कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसको जीआई टैग दे, उससे वहां की लोकल जो कम्युनिटीज है उनमें एक अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। वो काम करते जाएंगे ना। जैसे अभी भी अब चंबा साइड जाओ, वहां पे ब्रास के बर्तन बनते हैं जो कि शुरू से बनते हुए आ रहे हैं, और वो एक ही फैमिली बना रही है कॉपर के, लेकिन उसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। तो वो ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल मतलब डिक्लाइन होने वाला है। वो एक टाइम पे बहुत फेमस होता था। चंबा का रुमाल देखा है? चंबा रुमाल वो एक बहुत यूनिक तरह से एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें। जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो आगे से तो एम्ब्रॉयडरी दिखती, पीछे से तो भाग गई है ना, लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी ऐसी होती है चंबा रुमाल की, दोनों तरफ से एक जैसी होती है। वो एक यूनिक टाइप है। चंबा रुमाल के पास जीआई टैग है, तो जो लोग बनाते हैं सिर्फ वही बना रहे हैं। और चंबा का रुमाल इतना फेमस था कि जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो अपने पास रखती होती थी, ठीक है। ऐसे ही चंबा चप्पल है। चंबा के एक राजे की शादी हुई कांगड़े के किसी रानी के साथ, चंबा के जो लोग हैं वो चप्पल नहीं डालते होते थे। तो रानी जब आई ना, तो अपने साथ दहेज में कॉबलर्स लेके आई, ठीक है, मोची लेके आई। फिर उन्होंने चप्पल बनाई वहां के लोगों के लिए। तो वो अब उसके पास जीआई टैग है। तो वो पुरानी टाइम का एक ट्रेडिशन है, चप्पल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, और उसका बेस होता था रियल ग्रास का, कि अब तो चलो बदल गई चीजें। तो हर डिस्ट्रिक्ट से हम एक चीज को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इज AFMS, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एंड एम न्यू दिल्ली साइंस MOU फॉर एडवांसिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। कुछ नहीं है, बस मेडिकल फील्ड में, ठीक है, रिसर्च करें, एजुकेशन करें, कोलैबोरेशन एम टू एड्रेस द क्रिटिकल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इन फील्ड्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एरोस्पेस एंड मेरीन मेडिसिन। हाई ऑल्टीट्यूड में जो फोर्सेस, जो आर्मी पर्सोनल, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डीप वाटर में जैसे सबमरीन में, तो वहां पे मेडिकल क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर हमारे पास ये एरोस्पेस, हवा में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट, जो जो चैलेंजेस है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट
SPTI commitments of Indian companies released by ICAR ESG Ratings Limited, formerly known as Pragati Development Consulting Services. India has secured 6th spot globally in corporate climatic action. मतलब कंट्रीज के बीच में हम ऐसे रैंकिंग करें कि उनमें कितनी कंपनीज हैं जो कि नेट जीरो एमिशन के लिए डेडिकेटेड है, जो कि जीरो कार्बन एमिशन के लिए काम कर रही है. तो इंडिया में टोटल 127 ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, कमिटेड टू नेट जीरो टारगेट्स अंडर साइंटिफिक बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, SBTI कमिटमेंट्स, कि हमने कार्बन एमिट करना ही नहीं. जैसे ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है ना, तो वो डेडिकेटेड, अभी वैसे बहुत बुरा हाल है कंपनी का, ओला के जो स्कूटर है वो चलते चलते जल रहे हैं, स्टॉक्स भी बेचारे के गिर चुके हैं. किसी ने लिए तो नहीं उसके स्टॉक्स, मैंने कल बेचे हैं, अभी बहुत बुरा हाल था उसका. ठीक है, तो टॉप पे यूके, जिसमें यूके की टोटल 702 कंपनीज हैं विच आर कमिटेड. फिर यूएसए है, चाइना, जर्मनी, स्वीडन. तो इंडिया जो है उसमें कितने, 6 स्पॉट पे. और बाकी चाइना इज लार्जेस्ट कार्बन एमिटर पूरी दुनिया में, फिर यूएसए, फिर इंडिया. थर्ड पे मतलब क्या है, वहां की कंपनीज जो है 233 कंपनीज ओनली आर कमिटेड. चाइना में बहुत सारी कंपनीज है. China is largest global emitter, has less than corporate adoption despite contributing 27% of the global emission. The reported state that around 9,000 companies globally have committed to emission reduction levels. Around 3,500 specifically target net zero emissions. Europe leads, followed by Asia. Next is SIPRI. SIPRI is Stockholm International Peace Research Institute. स्टॉकहोम कहाँ पे, यूरोप में. अभी यूरोप किया नहीं ना आपने, यूरोप और अफ्रीका हो गया. यूरोप और अफ्रीका पेंडिंग है, अभी मंडे करेंगे हम. फ्राइडे को ना था ना, मंडे में आप करेंगे ये दोनों. तो स्वीडन कंट्री है, स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम. ठीक है, वहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आर्म्स के ऊपर रिसर्च करता है हर साल और बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है कि आर्म इंपोर्ट, आर्म एक्सपोर्ट, कौन कौन सी टॉप की 100 कंपनीज हैं जो कि आर्म्स बना रही हैं. आर्म्स समझते ना, ये आर्म्स नहीं, हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ये बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं. तो टॉप 100 में 3 इंडिया की कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 में है. एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. ठीक है, ये 43rd रैंक पे, ये 67th रैंक पे, ये 94th रैंक पे. 2023 की ये रैंकिंग. ठीक है, बाकी ऑल द 3 डिफेंस PSUs combined revenues for sales of arms, मतलब इतने का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने, 6.74 बिलियन US डॉलर्स इन 2023, जो उससे पिछले साल से कंपेयर करें तो 5.8% ज्यादा है. बाकी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म एक्सपोर्ट कंपनी, दैट इज लॉकहीड मार्टिन ऑफ USA. हमने भी लॉकहीड मार्टिन से बड़ा कुछ लिया हुआ है. हमारे यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनहुक, अपाचे, आगे भी हम पढ़ेंगे, ये सारे लॉकहीड मार्टिन के हैं. वर्ल्ड का फास्टेस्ट फाइटर जेट F-16 जो हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है, वो भी लॉकहीड मार्टिन का है. हमारे पास कुछ बड़े जहाज हैं जो लॉजिस्टिक्स के लिए काम आते हैं एयरफोर्स के, जिसको C-16, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलस, ये सारे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने दिए ही उन्होंने क्योंकि हमने तब रशिया से ले लिए थे सुकोई 16. हमारे सुकोई सीरीज हैं, मिग सीरीज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो सारे रशिया से लिए. 1971 की बात है, जब हमारी यहाँ से पाकिस्तान के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तो पाकिस्तान को पहले यूएस ने F-16 दे दिए. ठीक है, और उस टाइम पे हमारे यूएस के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे, तो हमारी हेल्प की रशिया ने. रशिया ने हमें सुकोई सीरीज, मिग सीरीज दिए. फ्रांस से हमने मिराज 5000 लिया. बाद में बहुत बाद अब जाके हमने 2016 में अपना खुद का पहला एक फाइटर जेट बनाया. कौन सा? हाँ जी, राफेल हमारा नहीं है, तेजस. राफेल भी फ्रांस का. फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट, मिराज भी उसका है और राफेल भी उसका है. ठीक है, तो हमारा खुद का सिर्फ तेजस ही है. तेजस जो है वो सिंगल सीटर LCA बोलते हैं उसको, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. सिंगल सीटर है, बहुत हल्का है. हाँ ऐसे ही है सारे. और अभी जो है राफेल, वो हमने खरीदे
फ्रांस से राफेल याद रखना, अभी सारे नहीं आए, 36 राफेल आने टोटल, अभी सिर्फ 12 आए हैं बस, धीरे धीरे करके आएंगे। और इनमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको चलाओ ना तो इसका इंजन खराब हो जाता है, सब में फाइटर जेट्स में, तो इनको चलाना जरूरी होता है। इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है, 3 स्टेज फ्यूल होता है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इज न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, इसको हम कंबाइनली बोलते हैं एविएशन फ्यूल। जो एविएशन फ्यूल होता है, इनका अलग ही फ्यूल होता है, इसकी स्मेल होती है बड़ी अजीब सी, ठीक है। तो अभी जो है राफेल है, राफेल जो है उसका जो रनिंग टाइम है सिर्फ 500 आवर्स है। हर 500 घंटे फ्लाई टाइम के बाद उसका इंजन जो है वो चेंज करना पड़ता है, वो इंजन वो परमानेंटली वैलिडिटी नहीं होती उसकी। इसलिए हमें फ्रांस के साथ रिलेशन बनाने बहुत जरूरी है। फ्रांस के साथ लड़ेंगे तो इंजन नहीं आएंगे बाद में, और फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं सेल की। ये तो क्या होता है, कुछ कंट्रीज के साथ हम ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि हमने कुछ जहाज खरीद लिए और साथ में टेक्नोलॉजी भी खरीद ली, फिर वो टेक्नोलॉजी का टेंडर हम अपनी किसी लोकल कंपनी को दे देते हैं, जैसे HAL है, क्या आप बना दो, टाटा को दे दिया या रिलायंस को दे दिया, लेकिन राफेल में ऐसा कोई नहीं। नेक्स्ट इज यूएस अप्रूव्ड सेल ऑफ $1.17 बिलियन वर्थ हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट टू इंडियन नेवी, जिसमें कि सिकोर्स्काई MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर किसने बनाए हैं? अगेन कंपनी ने, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, यहाँ कहीं लिखे होंगे, लिखा है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। तो ये यूएस से भी हमने हेलीकॉप्टर्स लिए। हेलीकॉप्टर्स मोस्टली हमारे यूएस के अंदर, चंडीगढ़ में भी जितने खड़े हैं वो सारे यूएस वाले ही हैं। हमारा खुद का है एक हेलीकॉप्टर, नाम नहीं पता मेरे को, है अपाचे है। नेक्स्ट, इंडिगो रिकॉग्नाइज्ड 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर। याद रखना, इंडिगो हमारी इंडिया की एक लो कॉस्ट लो बजट एयरलाइन है, जिसने अभी अपना फ्लीट बहुत एक्सपैंड किया है। इंडिया में हर एयरपोर्ट पे यही एयरलाइन खड़ी होती है, कहीं भी चले जाओ। तो रिसेंटली इट हैज अनाउंस्ड एज द 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है, बस इतना याद रखो आप, इंडिगो। It is operating daily 2100 daily flights and connect 89 domestic destinations and 37 international destinations. Next is 2 ISRO astronauts successfully completed initial training for Axiom 4 mission to ISS. ये है कौन कौन? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्ण नैयर। अभी हमारा गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन में ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो पहला हमारा मैंड मिशन है उसमें ये जा रहे हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही थी नासा में, इन्होंने नासा में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। गगनयान से पहले एक और मिशन है एग्जियम मिशन, जो वो ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक लेबोरेटरी है स्पेस में, ठीक है, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और कुछ टाइम रहते हैं, 6-7 महीने, फिर वापस आ जाते हैं। एक रिवॉल्विंग लेबोरेटरी है वहां पे, जो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाई हुई है, बेसिकली US, कनाडा, इटली, जापान और शायद रशिया, ठीक है। अब चाइना अपना अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, और इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया हम भी अपना अलग से स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है एयरफोर्स से, एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, एयरफोर्स से हैं, तो इनकी अभी US में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। एक्सियम स्पेस मिशन जो है ये SpaceX का मिशन है, SpaceX और नासा का। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स December 4 को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, याद रखना, to recognize the crucial role of banking system and enhancing lives. Next is World Computer Literacy Day, 2nd December. Importance of digital skills and computer literacy. UP declares temporary महाकुंभ मेला district for 2025 महाकुंभ। अभी 2025 में जनवरी में, शायद जनवरी 13 से 26 फेब तक अभी कुंभ मेला हो रहा है, ठीक है। कितने साल बाद कुंभ मेला? 12 साल बाद होता है, 12 साल में 4 बार होता है, हाँ 12 साल में 4 बार होता है, 4 times over the span of 12 years। कहाँ कहाँ पे होता है? प्रयागराज, नासिक, ठीक है। तो 4 जगह पे होता है ये, चारों में रिवर्स है, वो भी पता होनी चाहिए आपको। ये एक बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे होती है, मतलब एक पिलग्रिमेज है, होली पिलग्रिमेज है हिंदुइज्म में। तो अभी ये होने जा रहा है प्रयागराज में, तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने 66 विलेजेस को मिला के एक अलग से एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट बनाई है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उतने टाइम के लिए वो थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए। नाम क्या है? महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑफ 66 विलेजेस, 66 विलेजेस, ठीक है, जहां पे फिर वो कुछ डीसी अपॉइंट करेंगे, तहसीलदार अपॉइंट करेंगे, नायब तहसीलदार और बाकी पूरा स्टाफ। तो ये कुंभ मेला जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग। Kumbh Mela in Hinduism, religious pilgrimage that is celebrated 4 times over the course of 12 years. The geographical locations span over 4 locations in India. कहाँ पे? हरिद्वार में on the banks of Ganga, Ujjain on the banks of river Shipra, Nasik on the banks of river Godavari, and Prayagraj on the संगम of 3 rivers, जिसमें से 2 ही हैं, एक तो मिथिकल है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अभी है नहीं रिवर, वो एक मिथिकल रिवर है। नेक्स्ट इज केरला गवर्नर लॉन्चेस युवा शुद्धि अभियान। युवा शुद्धि मतलब ये ड्रग्स के कैंपेन के लिए, बस स्टेट याद रखो आप, फॉर एंटी नार्कोटिक कैंपेन टू फाइट ड्रग्स। इंडिया एंड एडीबी $50 मिलियन का लोन है मेघालय में क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब मेघालय में मतलब बहुत बारिश होती है। अब कौन बताएगा बारिश सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? हाथ खड़ा करो। हाँ जी बताओ निमी। वो तो मैंने बोला ही है। जगह जगह मेघालय तो बोला ही है मैंने। मैं तो जगह पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में? पता है? अब हाथ खड़ा करो, जगह का नाम नहीं पता तान्या? मुझे बताओ अंकिता। क्या बताओ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेघालय के साथ लेना देना कुछ नहीं है उसका। हाँ जी बताओ। मौसिन राम, मौसिन राम। यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस है मेघालय में। गारो, खासी, जैतिया। किस में है? गारो में है, खासी में, कि जैतिया में है? खासी, खासी में है, खासी के सदर्न स्लोप से है मौसिन राम। ठीक है, तो मेघालय जो नाम है वो मेघा से ही है, मेघा मतलब बारिश। तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो वो बारिश को हम यूज करें, ठीक है, जिसमें हम वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लगाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं मेघालय में, तो उसके लिए ये हमारे पास बहुत पैसे मिले हैं। तो अभी रिसेंट वाली है, दिसंबर वाली, दोबारा हुआ होगा, पहले वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ होगा, अभी एडीबी के साथ है। So इसमें 3000 हेक्टेयर ऑफ राइबर इरिगेशन एरियाज बेनिफिटिंग लोकल फार्मर्स एंड एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इरिगेशन पता ना आपको क्या होता है? सिंचाई। Initiative will focus on construction of 532 small water storage facilities across 12 districts, 50 weather stations लगेंगे, 3 water harvesting एरियाज लगेंगे और छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाएंगे फ्लड कंट्रोल करने के लिए। ये सारा पैसा ऐसे लगाएंगे हम कि रेन वाटर जो है उसको हम यूज करें। और कितनी बारिश होती है यहाँ पे एवरेज? 1500 सेंटीमीटर। 1500 mm तो कुछ भी नहीं, 1500 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज इतनी बारिश होती है साल की। चलो, मेघालय कैपिटल? बोलो ऊंची बोलो, जब सही बोलते हो तो आप बोल के इधर उधर देखने लग जाते हो। शिलोंग। ठीक है, मेघालय कैपिटल शिलोंग। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में, याद रखना। फिलीपींस की कैपिटल एम से ही था कुछ, मनीला। नेक्स्ट, इंडिया ऑनर्ड विद ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन। गुड प्रैक्टिस अवार्ड इंडिया को मिला है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन में। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जो हम पेंशन वगैरह देते हैं ना, उसके लिए बस। जो मेजर रीजन है कि इंडिया में जो पेंशन एनपीएस है या पहले ओपीएस था, हम पेंशन को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है लोगों का हम ध्यान रखें, वो सिर्फ ऑन ग्राउंड ही है,
बाकी कंट्रीज में इंडिया से बहुत बेटर है ये सारी चीजें, ठीक है. सो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एसोसिएशन ईपीएफओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज रिसीव्ड 5 certificates of merit for its innovative and inclusive social security initiative, including communication channels, enhancing stakeholder engagement, प्रयास prioritizing pensions and among others. ये सारी चीजें, ठीक है. ये है मेजर इसका, प्रयास prioritizing pensions. Next, ISRO launches ESA's Probe 3 mission to study Sun's corona. ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी. यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज. उनमें अपनी इंडिविजुअल कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, कलेक्टिव कंट्रीज की एक ही स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. लेकिन उस एजेंसी के पास कोई भी लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है. उस स्पेस एजेंसी 27 कुछ कंट्रीज की स्पेस एजेंसी है, लेकिन वो बाकियों को रिक्वेस्ट करती है कि हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो. ऐसा क्यों? उनके पास ऐसी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं है, क्योंकि वो सारा टेम्परेट रीजन में है. और सैटेलाइट जो लॉन्च होती है वो ट्रॉपिकल रीजन से, इक्वेटर से जितना पास हो उतना ज्यादा बेटर होता है सैटेलाइट लॉन्च करना. तो उनकी सैटेलाइट यहाँ पे इसरो ने लॉन्च की है श्रीहरिकोटा में, ठीक है. सैटेलाइट जो है ये स्टडी करेगी कोरोना को. कोरोना क्या है? सन का जो आउटर लेयर है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है. वहां पे कितना टेम्परेचर है, कैसे चेंजेस होती हैं, सन के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है. सन के बारे में किसी को पता ही नहीं है कुछ. बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में तो हमें पता है. हमें इतना पता है कि उसके अंदर एक आउटर लेयर है कोरोना, और सन के आउटर लेयर में एक रिएक्शन होता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है. फ्यूजन क्या होता है? जब दो एटम्स आके आपस में जुड़ते हैं तो मतलब अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ हीट, जो कि सनलाइट है. तो यहां तक वो हीट पहुंचती है, बस इतना पता है हमें. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है सन का उसके बारे में हमें नहीं पता. क्या उसके ऊपर हम लैंड कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे कितना डिग्री, मतलब माना जाता है कि 15,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है एवरेज, ठीक है. और ये भी जापान और चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाया था, तो पता लगा हमें चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया. वो भी है, स्पेस में भी बनाया था. स्पेस में कुछ नहीं किया उन्होंने, बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल सन है. उन्होंने स्पेस में चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा मिरर स्क्रीन लगा दी. सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर चाइना के ऊपर पड़ती है रात को. मतलब वहां पे कभी रात ही नहीं होती. हाँ, कुछ ऐसे एरियाज है, वो चाहे तो ऐसा हो सकता है कि चाइना में कभी रात ना हो, वो अगर ऐसा चाहे तो. उन्होंने क्यों किया? कि हम इलेक्ट्रिसिटी बचाए स्ट्रीट लाइट्स की. और अब वो आर्टिफिशियल मून भी बना रहे हैं सेम उसी तरीके से कि अब मून की अपनी लाइट तो होती नहीं है. मून की जो लाइट है वो कैसे आती है अर्थ पे? वो सन की लाइट होती है. तो ऐसे हम आर्टिफिशियल मून भी बनाए कि रिफ्लेक्ट होके मून से लाइट जो वो दिन में भी हमें उतना ही ब्राइट मून दिखे. तो रिसर्च है ना, रिसर्च देखो कहां तक जा रही है. पैसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं. अब अगर वो रात को इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो पैसे बच रहे हैं ना. अर्थ का तो हमारा एक ही इकलौता सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज इंडियन नेवी डे. 4 दिसंबर को मनाते हैं. हम क्यों मनाते हैं? हमने ये पीआईबी में पढ़ा था. अब नहीं, क्या हुआ था 4 दिसंबर को? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, जो 1971 की इंडिया और बांग्लादेश की वॉर थी, जिसमें पहली बार इंडियन नेवी लड़ी थी. इससे पहले जो लड़ाइयां हुई हैं वो तो पहाड़ों में हुई है. वहां पे इंडियन नेवी कैसे आ सकती है? इंडियन नेवी तो तभी रोल होगा ना इंडियन नेवी का अगर पानी में लड़ाई होगी. तो ये पहली बार इंडियन नेवी ने किसी वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और मतलब पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की सबमरीन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था उन्होंने. हम जीत गए थे हम इसमें वॉर में, ठीक है. तो तभी उसको ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं. तो उसमें जो भी इसका रोल था, जो भी इसका एक एक्सेप्शनल सर्विस थी इंडियन नेवी की, तो उसके लिए ये नेवी डे होता, ठीक है. द डे कमेमोरेट्स ऑपरेशन ट्राइडेंट, इंडियन नेवीज ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971, ठीक है. बाकी इंडियन नेवी जो ये वाली नेवी है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी होती है जो 1858 में बनी थी. फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? छत्रपति शिवाजी. फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडिया का पहला एम्पायर जिसने इंडियन नेवी बनाई. इंडिया में बहुत बड़े बड़े एम्पायर रह चुके थे, लेकिन किसी ने इंडियन नेवी नहीं बनाई. अकबर, जहांगीर, ये सारे मुगल एम्पायर के थे. इतना बड़ा एम्पायर था, लेकिन इनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमें अपनी नेवी भी बनानी चाहिए. अकबर 1582 में अकबर ने पहली बार समुंदर देखा था.
ये अकबर का बर्थ हुआ था 41-42 में बर्थ हुआ था, 1541-42 के आसपास। और 1582 जब वो मतलब 40-42 साल का हो गया था तब जाके उसने समुंदर देखा था कि अच्छा ऐसा दिखता है समुंदर। और उससे पहले हुमायूं बाबर ने कभी समुंदर देखा ही नहीं था, नहीं देखा, वो कभी आया ही नहीं। वही तो, इतना बड़ा एम्पायर था लेकिन उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, उन्होंने अपनी आर्मी रखी बस। कभी मुगल नेवी सुना है? मुगल आर्मी ही थी ना। तो ये पहला जो एम्पायर था वो मराठा एम्पायर था जिन्होंने अपनी नेवी रखी, जिन्होंने अपने वाटर्स को कंट्रोल किया। और यही तो फायदा उठाया ना यूरोपियंस ने, उन्होंने सबसे पहले आके कोस्ट को कैप्चर किया। मतलब अकबर आया गल्फ ऑफ खंबात जो है गुजरात कोस्ट पे, वहां के देखा कि वहां पे पोर्तुगीज अपना ट्रेड कर रहे हैं, और वहां से वापस चला गया कि तो पोर्तुगीज लैंड है, लेकिन एक्चुअली वो अकबर का खुद का लैंड था। तो पता नहीं था कि मुझे इसको भी गार्ड करने की जरूरत है। और बाद में फिर जहांगीर आया, तो जहांगीर को पोर्तुगीज ने बहुत खुश किया, क्योंकि जहांगीर को बहुत पसंद था पेंटिंग्स बनाना, पेंटिंग्स बनवाना। वो अपनी पेंटिंग्स बनवाता था जहांगीर। अभी बादशाह बेगम के साथ पार्क में बैठे हैं, अभी बादशाह हुक्का पी रहे हैं, अभी कोर्ट में, जब जहांगीर के कोर्ट में अंग्रेज आए थे परमिशन मांगने कि हमें फैक्ट्री लगाना था सूरत में, उसने इसकी भी पेंटिंग बनवाई। इस सीन की भी बहुत फेमस पेंटिंग है कि जहांगीर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और वहां पे कैप्टन विलियम हॉकिंस खड़ा है कि हमें वो बनाना है सूरत में, और उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाने दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, याद रखो। 2015 जो है दैट वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, मतलब अब तो कहीं आएगा नहीं। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च अन्न चक्रा एंड स्कैन पोर्टल फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला ये अन्न चक्रा। अन्न चक्रा इज रिलेटेड टू ऑप्टिमाइज द लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फॉर पीडीएस। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें जो अलग अलग जगह पे राशन शॉप्स हैं, वहां पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको चीप प्राइसेस पे फूड क्रॉप्स मिलते हैं, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल, दालें, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो उसके जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी इश्यूज बहुत ज्यादा है, कि जितना डेडिकेटेडली पहुंचना चाहिए उतना पहुंचता ही नहीं बेनिफिशियरीज तक, इधर उधर लीक हो जाता है। ठीक है, वेस्टेज भी होता है, वेस्टेज भी बहुत होती है उसमें, ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है, होर्डिंग बहुत होती है। ठीक है, वही घपला बहुत होता है। तो उस सारी चीजों की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये अन्न पोर्टल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो इजीली हो सके। दिस सिस्टम दैट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू ओवर 81 करोड़ बेनिफिशियरीज। बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सीएफ, क्या है मैं भूल गया, ये तो पीडी तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। रुको रुको, यहाँ लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ, पता नहीं क्या है, अब देख लेना। कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फिर ये दूसरा स्कैन पोर्टल, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सब्सिडी क्लेम्स। जैसे हमारा ये एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो सब्सिडी का क्लेम देता है। सब्सिडी मतलब डिस्काउंट या कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो अपनी सब्सिडी इस प्लेटफॉर्म पे जाके, स्कैन प्लेटफॉर्म पे जाके, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइज जीआई एंड बियॉन्ड समिट, अभी हमने किया, जिसमें ये गुजरात की गढ़चोला साड़ी को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो उसमें यही सारी चीजें हैं कि कैसे हमें अपने यहाँ के जो आर्टिजन हैं, लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। 5th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पोर्टल, जैसे भी आपको बताया, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम जो है, इसका मेन एम ये है कि जो यूथ है, यंग हमारे जैसे लोग हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में हम एम्पावर करें कि पार्लियामेंट में चलता क्या है, पार्लियामेंट का प्रोसीजर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कर रहे हो, तो आपने पॉलिटी पढ़ी, वैसे तो हमें पता ही नहीं कुछ भी। क्या लोकसभा राज्यसभा इतना ही सुना बस हमने, कैसे इलेक्शन होती है, कहाँ से मेंबर्स आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बिल पास होता है, हमें कुछ भी नहीं पता। सोचो कितने सारे ऐसे लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, उनको तो भी नहीं पता होता कि हमने करना क्या जाके। तो फिर वहां जाके बाद में सीखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन आवर होता है, ये जीरो आवर होता है, ये एजेंडा आवर होता है, कितनी सिटिंग्स होती हैं, क्या एडजर्नमेंट है, एडजर्नमेंट साइंड है क्या है, कैसे संबंध करते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पॉलिटी में। याद है कुछ? आपने तो पढ़ी ही नहीं अभी पॉलिटी, इन्होंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, लास्ट पढ़ी है, ठीक है
ठीक है, सो it was launched by former President Ramnath Kovind to commemorate 70th anniversary of Samvidhan Divas initiative. Modi's vision aimed to engage youth citizen in understanding the working of Parliament and strengthen the democratic values, developed by Ministry of Parliamentary Affairs. Next is UNESCO recognizes traditional Japanese cake making as intangible cultural heritage. जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, जैसे यूनेस्को जो है वो हर साल कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है, इंडिया में भी देता है। इंडिया में इस बार किसको मिला था स्टेटस, कहां पे, कहां पे थी बड़ियल साइट्स? मौसिनराम, देखो कैसे आंसर रहा है मौसिनराम, खासी, वेरी गुड। असम में चारदेव मैदान, वो होम किंगडम की कुछ ट्रेडिशनल बड़ियल साइट्स थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। ऐसे ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि बहुत सालों से चलती हुई आ रही है, एक कॉन्टिन्यूअस। इंटेंजिबल मतलब जो रुकी नहीं कभी भी कोई भी ट्रेडिशन। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया को मिला था, इंडिया का जो बंगाल का दुर्गा पूजा होता है उसको ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ। उससे पहले एक बार इंडिया को मिला था दिवाली पे अयोध्या में जो दिए जलाए जाते हैं, पता नहीं हजारों लाखों गिनती में जलाए जाते हैं अयोध्या में, ठीक है, उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस मिला। तो इस बार जापानीज को जापानीज सेक एक अल्कोहलिक बेवरेज है जापान में, जिसको एक यूनिक प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। ये राइस, व्हीट, मेज, यीस्ट, उसकी स्टीरिंग की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है। तो ये पूरा 2 महीने का प्रोसीजर होता है, जिसके बाद ये अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो तैयार होती है। वहां पे लोकल कल्चरल ट्रेडिशन है उसके लिए, ठीक है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये चलता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए ये जापान को मिला है। Officially recognized the traditional Japanese cake making process as an intangible cultural heritage of humanity, honoring the brewing practice that spans over thousands of years. आती थी बनानी, अल्कोहल बनाना कौन सा मुश्किल है, साइंस है उसके पीछे। तो कैसे बनती है अल्कोहल? हाँ मदिरा पीते थे, यहाँ पे तो सोमरस होता था। सोमा वॉज गॉड ऑफ एल्कोहल। तो बहुत पुराने से तो वेदों में लिखा हुआ है सोमरस के बारे में, किसी वेद में भी लिखा हुआ। कैसे बनती है अल्कोहल? फर्मेंटेशन करना होता है, कुछ नहीं है, बस आपको शुगर के ऊपर यीस्ट का एक्शन करवाना है, उससे इथेनॉल रिलीज होता है विच इज अल्कोहल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, बस उसी से सारी चीजें बनती हैं। शुगर, आप कोई भी शुगर ले लो, आप शुगर केन का शुगर ले सकते हो, फ्रूट्स का शुगर ले सकते हो, किसी और चीज जिसमें भी शुगर है, व्हीट का भी ले सकते हो, राइस का भी ले सकते हो, बस शुगर चाहिए, शुगर और यीस्ट, कुछ इसमें वो नहीं है। तो सारी ऐसी बनती, विदेशी भी ऐसी बनती है। उसमें क्या होता है, केमिकल्स डाल दो, उसको कार्बोनेट कर दो, उसमें कलरिंग कर दो, ये सारी चीजें। तो ये प्रोसीजर दिया हुआ सारा, अगर आपने पढ़ना हो तो। राइस से बनती है ये। नेक्स्ट इज रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांता दास, ठीक है। तो शक्तिकांता दास को भी इन्होंने रिप्लेस किया, एक वैसे आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, संजय मल्होत्रा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, और ये संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो एज अ आरबीआई के गवर्नर इनके बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी जिससे पूरा देश चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं ये। बैंक्स को लाइसेंस देना और बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल भी करना, अगर कोई बैंक्स जो है, जो आरबीआई नॉर्म सेट करता है, अगर उसके साथ कंप्लाई ना करे, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सीआरआर, सीएलआर, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं उनमें आते हैं। इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना, करेंसी मैनेजमेंट करना पूरे इंडिया का, और रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको भी रेगुलेट करना, मैनेज करना। ओन नहीं करता आरबीआई, रेगुलेट करता है, सिर्फ प्रोसीजर बनाता है, बताता है क्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्री है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे December 7 को होता है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के फ्लैग्स हैं
उसको एक तरह से ऑनर करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, ये लोगो देखा होगा आपने, लोग स्टिकर मिलता है स्कूल्स में, स्टिकर लगा के घूमते हैं 7 दिसंबर को। नेक्स्ट इज गुजरात लॉन्चेस मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। जैसे मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, एवरेज हम देखें 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना मिलता है। वो क्यों मिलता है कि हम, एक तो मल्टीपल रीजन है उसके पीछे। एक तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, मतलब ज्यादा बच्चे आए स्कूल में, एक तरह से वो ये चीज अट्रैक्ट करे उनको कि स्कूल में खाना मिलेगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। दूसरा ये है कि हम पोषण अभियान के अंडर भी हम उनको एक बैलेंस डाइट दें। अब गुजरात ने ये अपने स्कीम लॉन्च किया, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जिसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट को इंक्लूड किया। लंच तो मिल ही रहा है मिड डे मील में, तो जब मॉर्निंग प्रेयर होगी उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। ठीक है, इससे अगेन हम पोषण अभियान भी इसका पार्ट आ जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान भी इसका पार्ट आ जाएगा, कि हम ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करें और साथ में स्टूडेंट्स की एमिंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल आउटकम्स अलाइनिंग विद गुजरात गोल फॉर फॉस्टरिंग एज हेल्थ एजुकेटेड फ्यूचर जनरेशन। ये 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है स्कीम। और गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट वाले इतना नहीं करते बच्चों के लिए, वो बिल्डिंग फंड के नाम पे इतनी फी ले लेते हैं, और वैसे कहने को 8th क्लास के बच्चे हैं, सारे खा रहे होते हैं, 12th तक टीचर्स भी खा रहे होते हैं साथ में, मिल जाता है। वो कहने को है बस कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, खाया किसी ने? अच्छा होता खाना? ठीक है, चलो तो इसको पढ़ लेना क्या क्या है, आगे चलते हैं। अमारा राजा इंफ्रा बिल्ड्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन ले। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है अमारा राजा इंफ्रा बिल्ड्स, इन्होंने एनटीपीसी के साथ मिलकर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इंडिया का पहला क्या बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। कहां पे? लेह में। अब लेह में हमने पहले भी पढ़ा था, डीजल जो है वो जम जाता है उस हाइट पे जाके। ठीक है, तो इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे अभी इन्होंने कुछ लोकल बसेस चलाई हैं, तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है, जहां से हम बसेस में, जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे हाइड्रोजन का एक फ्यूलिंग स्टेशन है, बस जो टेम्परेचर होल्ड कर सकता है बिटवीन -25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में। एनटीपीसी नाउ ऑपरेट्स 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बसेस इन लेह रीजन। मतलब 5 ऐसी बसेस चल रही हैं वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि हाइड्रोजन से चलती है। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फॉर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास ने इसका टेस्ट किया। हाइपरलूप 2012 में एलोन मस्क ने सबसे पहले इसकी बात की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम सारा हाइपरलूप कर देंगे। हाइपरलूप क्या होता है? एक ट्यूब बनेगी बड़ी सी, जिसमें बहुत लो प्रेशर होगा, जिसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन वगैरह, बसेस वगैरह बहुत हाई स्पीड से चलाएंगे। स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड उसकी एवरेज होगी 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसमें मतलब मुंबई से पुणे अभी बन रही है, शायद ही मुंबई टू पुणे बन रही है अभी, जिसमें ट्रेवल टाइम सिर्फ 25 मिनट्स का रह जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में देखो जब आएगी, लेकिन इसका फर्स्ट टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है आईआईटी मद्रास में। हवा में चल सकती है या अंडरग्राउंड चल सकती है। ठीक है, वो ऐसी बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगेंगी, लैंड पे भी चल सकती है। ठीक है, इसके बीच में ट्रेन चलेंगी, मतलब पता भी नहीं लगेगा आपको। मतलब अगर आपने पूरे अर्थ का चक्कर काटना होगा, वो भी आप, मेरे को लगता है 4-5 घंटे में काट सकते हो या ज्यादा में। पर उससे ये है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तो टाइम डिफरेंस तो उतना ही होगा। अगर आप मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो 1 घंटे में इतना ज्यादा टाइम का डिफरेंस आ गया। कितना आप डे सेविंग कितना कर सकते हो अपने? हाँ बिल्कुल, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है चीजें आनी चाहिए, अभी जो है वो बढ़िया है। इतना तेज क्यों पहुंचना किसी ने कहीं, इतनी क्या जल्दी है? हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, बीच में रुक गई, फिर अगर कोई मेल फंक्शन हो गया, फिर बंदा अंदर फंस गया। फिर लास्ट न्यूज है जीआरएसई। जीआरएसई क्या चीज है? गार्डन रिसर्च रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
A central PSU, public sector enterprises, signed a contract for construction of delivery of second vessel in series for addition of 7500 DWT multi-purpose vessels in Hamburg. ये इसका नाम है जलदूत टू DRDO. इन्होंने मतलब एक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर जलदूत, जैसे नाम से पता लग रहा है हमने, ये डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए एक वेसल है. ठीक है, अंडर वाटर जाके एक्सप्लोर करना है, जैसे आपको पहले बताया, इन सारी चीजों के लिए. ठीक है, तो ये लास्ट न्यूज थी हमारी. यहां तक कोई डाउट आपको? फ्लाइंग कार